गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म उसको डिस्कस कर रहे हैं। पावर शेयरिंग जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम फेडरलिज्म का जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म के अंदर इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। The first topic is federalism, definition and concept। हम इसकी जो पहला कंटेंट जो डिस्कस करेंगे या पहला टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा फेडरलिज्म की डेफिनेशन और कंसेप्ट क्या होता है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि एट व्हाट लेवल गवर्नमेंट इज डिवाइडेड ऑन एंड हाउ। गवर्नमेंट जो है उसके कितने लेवल होते हैं और वो किस प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। Then after that we will see the difference between unitary form of government and federalism। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो देखेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टू फेडरेशन कमिंग टुगेदर फॉर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ये कंटेंट्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। So students, if we think about the major feature of the modern democracy, it is the vertical division of power sharing। अगर मैं vertical division of power sharing की बात करता हूँ तो लास्ट चैप्टर में हमने vertical division of power sharing के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जहाँ पर हमने डिस्कस किया गया था कि it means that the power is divided among different level of the government, और कॉमनली इसे ही फेडरलिज्म का नाम दिया जाता है। अब फेडरलिज्म के इस कंसेप्ट को आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लास्ट चैप्टर जो पावर शेयरिंग है उसके कुछ कंसेप्ट जो है बेल्जियम और श्रीलंका के उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं इन द केस ऑफ बेल्जियम की बात करता हूँ तो बेल्जियम के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन थी इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो 59% पीपल लिव्स इन फ्लेमिश रीजन हु स्पोक डच लैंग्वेज। ऑन द अदर हैंड 40% पीपल दे लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो 1% जो बचे हैं वो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। तो एंटायर कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी थी वो डच स्पीकिंग पीपल की थी। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी थिंक अबाउट द कैपिटल ऑफ बेल्जियम दैट इज ब्रुसेल, वहां पर जो अगर मैं बात करता हूँ रेशो जो था वो टोटली डिफरेंट था। 80% जो पीपल थे दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज और 20% जो थे वो डच स्पीकिंग पीपल थे। तो इस तरीके की वहां पर कंपोजिशन थी। तो इसके अलावा वहाँ पर कुछ एथनिक टेंशन भी क्रिएट हो गई, क्योंकि जो अगर मैं फ्रेंच पीपल की बात करता हूँ वो थोड़ा सा शुरू से ही रिच एंड पावरफुल थे, एजुकेशनल जो बेनिफिट थे वो पहले से ही मिले थे डच स्पीकिंग के अपेक्षा। तो इस वजह से थोड़ी सी एथनिक टेंशन भी क्रिएट थी। अगर मैं बेल्जियम की बात करता हूँ तो बेल्जियम के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर भी प्रोवाइड की थी। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके पास पावर तो थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उस पावर को ले सकती थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उस पावर को छीन सकती थी। बट 1993 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर प्रोवाइड कर दी गई ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज कर सके और बेल्जियम की जो एथनिक टेंशन है उसे खत्म किया जा सके। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, अब वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन चुकी है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। तो इस तरीके से 1993 के अंदर बेल्जियम को एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब वहां पर क्या हुआ, यूनिटरी फॉर्म से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया था। नाउ इफ वी थिंक अबाउट द केस ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका ने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही अप्लाई किया, जिसकी वजह से वहां पर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिसकी वजह से सिविल वॉर तक की कंडीशन क्रिएट हो गई। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अबाउट व्हाट इज फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के कंसेप्ट को देखते हैं। अगर मैं फेडरलिज्म वर्ड की बात करता हूँ, it is derived from the Latin word fidus which means a compact or an agreement। तो ये जो है फेडरलिज्म वर्ड वो एक लेटिन वर्ड है जो कि फीडस है, जिसका मतलब कॉम्पैक्ट या एग्रीमेंट होता है। तो इस तरीके से अगर मैं फेडरलिज्म के सिस्टम की बात करता हूँ, फेडरलिज्म का गवर्नमेंट का वो सिस्टम है जहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है वो पावर शेयरिंग का होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ वी थिंक अबाउट द डेफिनेशन, सो इट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट
and its various constituent units. तो ये सिस्टम गवर्नमेंट का जो होता है वो फेडरलिज्म कहलाता है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। सो वेल स्टूडेंट, अगर मैं अपनी पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर ओनली 25 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया है, और इन 25 कंट्रीज के अंदर 40% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो रहती है। तो इस तरीके से ये फेडरलिज्म है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स बात करता हूँ टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की, तो टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट देखते हैं कि वो क्या होते हैं। स्टूडेंट, इस वक्त मैं एंटायर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इंडिया के बारे अगर मैं एंटायर वर्ल्ड की बात करता हूँ, तो जो टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, इनमें से द फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज फॉर एंटायर कंट्री, एंड एवरीथिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू कॉमन नेशनल लेवल सब्जेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लेवल्स या ऐसे सब्जेक्ट्स को देखती है जिसकी इंपॉर्टेंस नेशनल लेवल पे होती है, मीन्स जिसके अंदर पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो सेंट्रल लेवल के अंदर आते हैं। एंड एवरीथिंग अबाउट द स्टेट एंड प्रोविंशियल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी खुद की यूनिक फीचर्स होती हैं। तो इस आधार पर स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपनी उन एडमिनिस्ट्रेटिव जो थिंग्स हैं जो डे टू डे स्टेट लेवल पे होती हैं उनको वो देखती है। तो इस तरीके से ये दो लेवल जो होते हैं, ये दोनों लेवल ही गवर्नमेंट के माने जाते हैं। अब दोनों लेवल जो होते हैं बोथ एंजॉय पावर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मीन्स कोई भी किसी दूसरे का सबॉर्डिनेट नहीं है, दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट मैनर से ही अपनी पावर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकी पावर का वर्णन जो है वो डिटेल्ड मैनर में लिखा गया है। तो जो दो लेवल है गवर्नमेंट के वो ये हैं। So students, now we will discuss about the difference between federal form of government and unity form of government. अगर मैं unity form of government की बात करता हूँ, it has one level of the government. On the other hand, if we think about the federalism, it has two or more than two level of the government. ये federalism होता है. The second one is in the unity form of government, there may be subunits. If there is any subunit, those are under central level of the government. अगर यहाँ पर कोई सब यूनिट होती है तो वो हमेशा सेंट्रल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के अंडर होती है, बट फेडरलिज्म के अंदर सब यूनिट होना जरूरी है और वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी प्रकार से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती। अगर मैं थर्ड फीचर की बात करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी थिंक अबाउट दिस फेडरलिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट कांट पास एनी ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस था यूनिटी सिस्टम एंड फेडरलिज्म के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर मैं फेडरलिज्म के दोनों लेवल की बात करता हूँ, दोनों की दोनों गवर्नमेंट जो होती हैं बोथ आर आंसरेबल टू द पीपल। सेम थिंग यूनिटी सिस्टम की बात करूँ या फेडरलिज्म की बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी दोनों लेवल जो होते हैं, चाहे वो यूनिटी सिस्टम है तो वो भी आंसरेबल है अपने सिटीजन के प्रति, और फेडरलिज्म की मैं बात करता हूँ तो वो भी अपने सिटीजन के प्रति आंसरेबल होती है। Now students, we will discuss about the key feature of फेडरलिज्म। हमने फेडरलिज्म के कंसेप्ट को देख लिया, डेफिनेशन को देख लिया, हमने डिफरेंस को भी पढ़ लिया कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है। अब हम इसकी की फीचर्स को देखते हैं। अगर मैं इसकी की फीचर्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो की फीचर है, इन फेडरलिज्म देयर आर टू और मोर देन टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के या तो दो लेवल होंगे या मोर देन टू लेवल होंगे, और जो दोनों टीयर्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बोथ गवर्न सेम सिटीजन। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। आई बिलोंग टू हरियाणा, तो मैं हरियाणा का एक निवासी हूँ, मीन्स एज ए सिटीजन ऑफ हरियाणा मैं हूँ। सेकंड, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे इंडियन सिटीजन भी हूँ। तो इस तरीके से मेरे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार भी है और हरियाणा गवर्नमेंट का भी अधिकार है। तो दोनों के दोनों जो टीयर होते हैं, दे गवर्न सेम सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। मीन्स दोनों का की प्रभुसत्ता या कह सकते हो दोनों के जो काम है या दोनों के कौन कौन से इससे रिलेटेड पावर्स हैं वो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है और वो उनके प्रति आंसरेबल भी है। सेकेंड थिंग, कुछ स्पेशल मैटर दिए गए हैं लाइक लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों के अलग अलग होते हैं और इन स्पेशल मैटर से रिलेटेड डिसीजन अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर लेती है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ, जुरिडिक्शन ऑफ द ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जिस जुरिडिक्शन की हम ऊपर बात कर रहे थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि किसकी पावर, किस लेवल की पावर कितनी है। एंड एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर इज कॉन्स्टिट्यूशनली आल्सो ग्रांटेड।
मीन्स दोनों के दोनों लेवल रहेंगे, कोई भी किसी को डिसमिस नहीं कर सकता। तो इस तरीके की जो गारंटीज है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैनर से दोनों लेवल को प्रोवाइड की गई है। फंडामेंटल प्रोविजन में अगर कोई चेंज करना है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस बनाए गए हैं, अगर उनको चेंज करना है तो इट कांट बी चेंज बाय एनी वन लेवल। अगर चेंज करना है तो इट नीड्स बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसके लिए दोनों लेवल की गवर्नमेंट है। अगर मैं यहाँ पर जीएसटी का एग्जांपल देता हूँ, जो कि हाल ही में एक टैक्स बनाया गया है। अब ये जो टैक्स था वो दोनों के दोनों लेवल, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के टैक्स को प्रभावित करता था। तो जिस वक्त इनसे रिलेटेड डिसीजन लिया गया तो उसके लिए इसको दोनों जगह पर पास किया गया। देन जो जीएसटी का बिल था वो पास किया गया। नाउ वी विल डिस्कस अनदर फीचर्स। तो अब यहाँ पर कोर्ट की बात कर लेते हैं कि जुडिशरी का क्या रोल होता है इसके अंदर। अगर मैं जुडिशरी की बात करता हूँ तो जुडिशरी हैज द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। मीन्स वहां पर ये बता सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज तो नहीं कर रही, इसके बारे में वो जो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करता है। इट आल्सो डिटरमाइन द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यस, अगर कोई भी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करता है तो वो उसको भी डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट, अगर मैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री की बात करता हूँ, मीन सुप्रीम कोर्ट, इट एक्ट्स एज एन एम्पायर टू सोल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट दोनों लेवल में क्रिएट होता है तो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको सॉर्ट आउट करता है। अगर मैं सोर्स ऑफ रिवेन्यू की बात करता हूं तो दोनों लेवल की जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं कि किस गवर्नमेंट को कितने लेवल का रिवेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा या कितना रिवेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम डुअल ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। फेडरलिज्म जो है हमेशा डुअल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। सबसे पहले इट सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सबसे पहले वो क्या करता है, कंट्री की यूनिटी को प्रमोट भी करता है और उससे सुरक्षित भी रखता है। इसके अलावा वो क्या करता है, इट आल्सो अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी आल्सो। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो है वो फेडरलिज्म अचीव करता है। अब हम कुछ अदर जो फैक्टर्स है फेडरलिज्म के उनको देख लेते हैं। इफ यू थिंक अबाउट एवरी लेवल, तो दोनों लेवल को पावर शेयरिंग के जो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं उनको मानना होता है। सेकंड थिंग, दोनों के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट भी रहेगा कि जो एग्रीमेंट का पार्ट है वो दोनों के दोनों ही पालन करेंगे उसका। मीन्स दोनों को जो एग्रीमेंट के आधार पे पावर्स दी गई है तो दोनों लेवल अपनी उन दोनों की पावर्स को एक दूसरे के आधार पे रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे को उन पावर्स के आधार पे काम करने का मौका भी देंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो दोनों के अंदर दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट भी कंपलसरी है। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट फेडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ द पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो इस चैप्टर के अंदर आपके यहाँ पर दो फेडरेशन की बात की गई है। फर्स्ट वन इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकेंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो अब हम इनको देख लेते हैं। अगर मैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करता हूँ, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में इकट्ठा होकर एक बिगर यूनिट बना लेते हैं और इस प्रकार की जो फेडरेशन होती है वो होती है आपकी कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर मैं यहाँ पर इनकी बात करता हूँ, इसका रीजन क्या होता है, इसके माध्यम से वो अपनी प्रभुसत्ता को कायम रखते हैं, सेकंड अपनी आइडेंटिटी को कायम रखते हैं और इसके माध्यम से वो अपनी सिक्योरिटी को भी इंक्रीज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्टेट्स होते हैं मीन जो कि आपस में इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने बिगर यूनिट बनाई है, हर एक को फेडरल गवर्नमेंट के आधार पे इक्वल पावर मिलती है और वो अपनी पावर का उस तरीके से यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी मिसयूज नहीं होगा। इस प्रकार की जो फेडरेशन के एग्जांपल है दे आर यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक अबाउट द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बिल्कुल उसके अपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है, अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। अब एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट है लाइक आर इंडिया, तो वो क्या करती है, वो अपने पूरे कंट्री को छोटे छोटे यूनिट्स में छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देता है ताकि वहां पर गवर्नमेंट जो है डे टू डे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक तरीके से मेंटेन कर सके। तो गवर्नमेंट के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का यूज किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे एरियाज के अंदर काफी पावरफुल मिलती है देन स्टेट गवर्नमेंट। मींस मैक्सिमम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल
पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के अपेक्षा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं समटाइम्स उनको इक्वल पावर मिलती है, बट कई चांसेस ऐसे होते हैं कि कुछ यूनिट्स के पास स्पेशल पावर होती है। अगर नॉर्मली हम अपने इंडिया के अंदर बात करते हैं तो कुछ समय पहले इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का स्पेशल स्टेटस था, जिस एक तरीके से खुद की कुछ आइडेंटिकल पावर्स थी, जहां जो कि 370 आर्टिकल के आधार पे और 35A आर्टिकल के आधार पे है। तो ये अब हट चुकी है। बट अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में भी, तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके पास भी ऐसी कुछ पावर्स हैं। तो इस तरीके से जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम मिलती है कि कुछ पावर्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट तो ऐसी होती है जिनके पास इक्वल पावर होती है, बट कुछ के पास स्पेशल पावर भी प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों टाइप की फेडरेशन आपको शायद क्लियर हो चुकी होंगी। So students, I hope the concept is clear to all of you. I'll see you in the next video. Keep smiling. Thank you. Have a nice day.